हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ भाषा विज्ञान में आए हुए अभी तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न भाषा विज्ञान से कौन सा पूछा गया था। ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा की विशेषताओं से एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा ही जाता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो जो ये गलत है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है, बी। आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे आगे भी हेल्प करेंगे। इसमें भाषा भावों एवं विचारों के संप्रेषण का माध्यम होती है। प्रत्येक भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा उसका स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता है, मतलब बदलता रहता है। भाषा परंपरागत होती है, ये भी सही है। भाषा का प्रभाव अपेक्षित और नैसर्गिक होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर। भाषा सार्वजनिक संपत्ति तथा भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन होती है। भाव मतलब फीलिंग। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है। जब भाषा कठिन से सरल की ओर जाएगी तो वो आसानी से हमें समझ में आती है। तथा प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती हैं। प्रत्येक जगह की जो भाषा होगी वो अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न। तो गुजरात राज्य में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। किसका? देवनागरी लिपि का। आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं एवं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ मिलता है। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो 1, 3 और 5 जो का वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण ध्वनि मानी जाती है। तो इसमें जब हम आंसर देखेंगे तो का और ता ये पहले अक्षर हैं, तो ये अल्पप्राण ध्वनि माने जाएंगे। अब नीचे व्याख्या देखेंगे। प्रश्नगत अघोष अल्पप्राण ध्वनि का और ता है। ध्यातव्य हो कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में झंझनाहट नहीं होती है। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं। तो इस तरीके से ये सही हुआ आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने यह सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रचलन किया जाए। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में असत कथन कौन सा है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति। पीछे भी इसके प्रश्न आया था, हम लोगों ने वो भी देखा हुआ था। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक संपत्ति हो सकती है, भाषा परिवर्तनशील हो सकती है, भाषा अनुकरण जैसी दिखाई देती है, सीखी जा सकती है, बट भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो ये डी वाला आंसर सही है। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यही आपका आंसर राइटिंग में नीचे लिखा हुआ है कि भाषा सार्वजनिक होती है, न कि एक विशेष परिधि की ये भाषा होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो जो 1953 में अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। सुधार परिषद की 28-29 नवंबर की जो बैठक हुई थी, जो लिपि में सुधार करना था, तो 1953 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता जो की थी वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो ये सही आंसर हुआ, इसको आप लोगों को याद रखना है। व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखें, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अब व्याख्या देखें, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है।
व्याख्या देखेंगे। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नगरी पिचाणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। गुरु के व्याकरण करते हुए नगरी पिचाणी सभा ने एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन प्रकाश में है। तो किशोरदास वाजपेयी का जो ग्रंथ है वो हिंदी शब्दानुशासन है, ये आपको याद रखना है। हेमचंद्र का शब्दानुशासन व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। तो देखिए इसमें हिंदी शब्दानुशासन लिखा हुआ है और यहाँ पे हेमचंद का शब्दानुशासन लिया है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हिंदी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हिंदी नहीं जुड़ा हुआ है। तो हेमचंद्र का जो व्याकरण रचना पर आधारित ग्रंथ है वो शब्दानुशासन है और किशोरीदास वाजपेयी का जो ग्रंथ है वो हिंदी शब्दानुशासन है। तो ये आपको जरूर से याद रखना क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के 343 में वर्णित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा ही जाता है हर बार। अगला 11वां प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर थे। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया जिसके प्रथम अध्यक्ष BG खैर थे एवं इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी को 1965 ईस्वी तक प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खैर। आप बाल गंगाधर खैर की जगह और भी कोई लिख के आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रिम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान से है। अब व्याख्या देखेंगे, ग्रिम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकूब ग्रिम है। ये भी आपको याद रखना है कि स्वर्णिम विज्ञान के जनक कौन है? स्वर्णिम का मतलब होता है ध्वनि। जो वर्ण को उच्चारण में हम ध्वनि निकालते हैं उसको हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान या स्वर्णिम विज्ञान। इसके जो वैज्ञानिक या जनक है याकूब ग्रिम है। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपी स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बालाघात पर आधारित है। तो ये व्याख्या देखी हमने। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आप लिखेंगे भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार कौन कौन से आइए वो देखते हैं। भारोपीय परिवार ये भारत और यूरोप का है। द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनी परिवार, एकाक्षरी परिवार, इस चीनी को एकाक्षरी परिवार भी कहते हैं, दो नाम है इसके। बुरसस्की परिवार, उराल अल्लाई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेसियन परिवार, बुशमैन परिवार, हित्ती परिवार इत्यादि प्रमुख है। तो इतने सारे परिवार आते हैं। अगला, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। आइए एक ग्राफ देखते हैं जिसमें सारी जो भाषाएं हैं उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया जिससे हम आसानी से आगे के प्रश्न सॉल्व कर पाए। आइए हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई उसकी चर्चा देखें क्योंकि यहाँ से 4-5 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। अब जो अपभ्रंश है उसको कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है और कितनी बोलियों में बांटा गया है ये जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई। तो सौरसैनी अपभ्रंश की उपभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियों को रखा गया है जिसमें खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है, ब्रजभाषा, हरियाणवी इसी का दूसरा नाम बांगरू है, बुंदेली और कन्नौजी। ये सौरसैनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपका है पूर्वी हिंदी जो कि इसमें लिखा नहीं हुआ था तो मैंने कुछ से नोट डाउन किया है। पूर्वी हिंदी में 3 जो आपकी बोलियां हैं वो देखेंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के अंदर आने वाली बोलियां हैं। फिर इसके बाद राजस्थानी हिंदी में इसको चार उसमें डिवाइड किया गया है वर्गों में, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको हम जयपुरी कहेंगे, उत्तरी राजस्थानी जिसको हम मेवाती कहेंगे और दक्षिणी राजस्थानी जिसको हम मालवी कहेंगे। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी में ही डिवाइडेड है राजस्थानी हिंदी। अब अगली है आपकी, इसमें देखेंगे पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में डिवाइड किया, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली।
इसके बाद अगली जो हिंदी है इसमें नोट डाउन नहीं था, मैंने लिखा हुआ है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 में डिवाइड है। तो इस तरीके से ये 17 बोलियों में डिवाइडेड है ये। और हम काउंट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब कभी कभी 18 आता है प्रश्न में आंसरिंग करने के लिए, कभी कभी 17 आता है। तो आपका एग्जिट जो है वो आप 17 में निशान लगाएंगे, और 17 ना हो 18 हो तो आप 18 में भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक बोली यहाँ से घट जाती है क्रम में। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, जिसमें पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन थी, तो ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा बोली शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी की सर्वप्रमुख बोली है। ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली ब्रजभाषा की साहित्य एवं लोक साहित्य दोनों में समृद्ध परंपरा पाई जाती है। खड़ी बोली कौरवी, हरियाणवी, बांगुरी, कन्नौजी तथा बुंदेली आदि पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। हरियाणवी या बांगुरी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है, तो हरियाणवी या बांगुरी बोली पश्चिमोत्तर या शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित। अभी मैंने चार्ट में आपसे चर्चा की हुई है। एक प्रश्न यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया था। अब व्याख्या देखेंगे, हरियाणवी बांगुरी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है, जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां हैं, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, जो कि मैंने आपसे भी चर्चा की हुई थी। अर्धमागधी अपभ्रंश की कौन सी भाषा है, पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसकी बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली है। तो ये आपको सारा याद रखना है, क्योंकि 5-6 प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। अगला, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो अभी ऊपर चर्चा की है हम लोगों ने। जो मगही आपकी बोली है वो बिहारी हिंदी की है, देखिए ये लिखा हुआ है, तो इस किस में निशान लगाएंगे, बिहारी में। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और व्याख्या में भी लिखा है मगही बिहारी उपभाषा की बोली, इसके अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी आदि बोलियां आती हैं। अगला देखेंगे, ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा यह बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा भोपाल में बोली जाती है। ये यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न था। और अगला प्रश्न देखेंगे, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है, जिसकी हमने अभी चर्चा की हुई थी चार्ट के माध्यम से। ये यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या देखें, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी के अलावा और भी जो भाषा है वो जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखी जाती है, तो ये मराठी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी तो लिखी ही जाती है, आपको पता है। व्याख्या देखेंगे, देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है, जिसकी वैज्ञानिकता के कारण इसका प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत आदि बोलियों में किया जाता है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी जो भाषा बोली की जाती, मराठी भाषा, नेपाली और संस्कृत आदि बोलियों ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई, जैसा कि अभी पीछे चर्चा की है, यूपी पीजीटी 2004। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की है, तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है पूर्वी हिंदी की ये बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी और बघेली भी हैं, जैसा कि मैं पीछे चर्चा कर चुकी हूँ। अगला प्रश्न, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुयन गई, कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचाऊं बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है, तो ये अवधी भाषा का गीत है। अगला प्रश्न, हिंदी का पानी किसको कहा जाता है, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की। तो जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है, प्रमुख प्रकृति होती है भाषा की, तो ये सही है। पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है। अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार एवं विकास होता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगिका किस राज्य की बोली है, तो अंगिका जो बोली है वो बिहार की बोली है, और यूपी पीजीटी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या में देखेंगे, अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है।
बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है तथा यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने बोली अन्य बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली हैं। इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी नाम दिया गया है, जो कि मैंने चार्ट में आप लोगों को बताया था। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो मैथिली उपभाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी हैं। आपको वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? त्रिलोचन शास्त्री का नाम क्या है? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि। इनकी प्रमुख कृति मिट्टी की बारात है। इस तरीके से देखो 5 फैक्ट आपके तैयार हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था। व्याख्या देखेंगे, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी तिथि की स्मृति में प्रत्येक बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रश्न आपसे हर साल पूछा ही जाता है। यद्यपि कि यह 26 जनवरी 1950 से मान्य हुआ। राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आप व्याख्या देखेंगे, बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। प्राचीन काल का उत्तर कौशल दक्षिण क्षेत्रीय पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। पूर्वी हिंदी के अन्य बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है आगे, जबकि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका हैं। अगला, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? पीछे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि वर्णात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। अगला, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। ये इस तरीके से याद नहीं किया जाए, इसके लिए कल मैं चार्ट लेकर आऊँगी, और जिससे जो भाषाओं की समय सीमा है उसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आज चार्ट आपको ये अभ्रंश के ऊपर बताया हुआ था कि जो उत्पत्ति स्वर से नहीं अभ्रंश से किन भाषाओं की हुई है, किन बोलियों की हुई है, तो इस तरीके से आप 18 भाषाओं को इजीली समझ सकते हैं कहाँ से किसका रिलेशन है। इसी तरीके से पाली भाषा की समय सीमा कितने सन में है, या जो प्रथम शताब्दी है उससे है, या फिर प्रथम शताब्दी से कब तक मानेगी, प्राकृत भाषा की कब से कब तक मानेगी, संस्कृत की कब से कब तक मानेगी, तो इसके लिए आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा। उस चार्ट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उससे आने वाले जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उसको आसानी से क्लियर कर पाएंगे। आज मैंने आपके साथ 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। इसके आगे के प्रश्न कल अगली सीरीज में मैं आप लोगों के साथ फिर से साझा करूंगी, जो कि 31 से शुरुआत होगी और 31 से मैं 60 तक इन प्रश्नों को कराऊंगी। ये प्रीवियस ईयर में पूछे वाले प्रश्न हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब तक हमारे आंखों के सामने से नहीं गुजरेंगे तब तक पेपर कितना भी कठिन आए और सरल प्रश्नों को अगर हम नहीं बचा पाते हैं तो हम अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे।